हेलो एवरीवन, मैं बलजीत सर इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है, सबसे बेसिक। ठीक है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस आपने सुना ही होगा कि किसी भी पर्सन का आपने सुना होगा रेसिडेंशियल स्टेटस की, वो रेसिडेंट है, वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है। तो ये हम कैसे पता करते हैं कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? हमें तो बस इतना ही लगता है कि हाँ, अगर वो फॉरेन से आया है तो वो रेसिडेंट होगा, सॉरी, अगर वो फॉरेन से आया है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है, और वो अगर यहीं का है तो वो रेसिडेंट ही होगा, है ना। हमें तो बस इतना ही समझ में आता है, जो हमारे जैसा दिख रहा है तो मोस्टली क्या होगा, रेसिडेंट ही होगा। और अगर वो कोई गोरा चिट्टा या फिर फॉरेनर जैसा दिख रहा है, वाइट बाल है और एकदम एकदम बोलते हैं ना, एकदम लाइट कलर है, ठीक है, स्किन का एकदम अंग्रेज जैसा दिख रहा है, तो वो एनआरआई ही होगा, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन ही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, टैक्स के लैंग्वेज में हम ऐसे पता नहीं करते कि हाँ, ये अपने जैसा दिख रहा है तो वो रेसिडेंट होगा, और फिर अपने जैसा नहीं दिख रहा है, वो गोरा चिट्टा दिख रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा। टैक्स के लिए इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, क्योंकि इसमें अगर रेसिडेंट के लिए अलग टैक्स कंडीशन है और नॉन रेसिडेंट के लिए अलग टैक्स कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर रेसिडेंट है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा या नॉन रेसिडेंट है तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में जो है उसकी क्राइटेरिया आपको बताई गई है कि हम रेसिडेंट पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, वो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसका यहाँ का, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट बनता है। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के सबसे पहले दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है, जो सबको पता है, ठीक है, आपको भी पता होगा, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। लेकिन ये हम ऐसे ही नहीं बोल देंगे कि हाँ, वो ये रेसिडेंट है और ये नॉन रेसिडेंट है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हुई है। ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है, अगर कोई एसएससी अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तब वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। और अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता तो हम उसे क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट मानेंगे, सिंपल। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है सर वो, तो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए इनकम टैक्स में बेसिक कंडीशन दी हुई है, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बेसिक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, पहली कंडीशन है, he should stay 182 days or more during the previous year। ठीक है, मीन्स अगर कोई भी एसएससी है जिसे रेसिडेंट बनना है, ठीक है, या फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है, तो उसे कम से कम इंडिया में कितने दिन स्टे करना होगा, 182 दिन, 182 डेज उसे इंडिया में रहना ही होगा। ठीक है, 182 डेज या उससे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे कि हमारा इस साल के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर 2019-20। ठीक है, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2020-21। याद रखना, प्रीवियस ईयर जो होता है वो ऑलवेज प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर होगा। असेसमेंट ईयर का जस्ट पिछला साल जो होता है वो प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का सब्सिक्वेंट ईयर होता है। ठीक है, तो अगर 1920 प्रीवियस ईयर है, सो द असेसमेंट ईयर विल बी 2021। ठीक है, एंड अगर प्रीवियस ईयर 2021 हो गया, ठीक है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। ठीक है, सो पहली कंडीशन क्या है, इफ एनी एसएससी satisfied 182 days or stay in India for 182 days or more during the previous year। अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रहता है तो उसने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली। ठीक है, यहां पर है, और एक और कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड 365 days इन 4 PPY। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है, जैसे कि पहले कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 182 डेज और मोर, यहाँ पे देखो दो कंडीशन मैंने लिखा है, ठीक है। बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन आती है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में। दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई एसएससी फुलफिल करता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। अगर दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर किसी भी एसएससी ने फुलफिल कर लिया तब वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हमने पहला कंडीशन चेक किया और पहला ही कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। तब हम दूसरा कंडीशन चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, और आइदर दिस और दिस, ठीक है। तो अगर पहला कंडीशन फुलफिल हो गया देन ही और शी विल बिकम रेसिडेंट, ठीक है। अगर पहला कंडीशन फुलफिल नहीं होता है देन वी विल गो फॉर सेकंड वन, ठीक है। तो सेकंड वन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन भी अगर फुलफिल, सेकंड कंडीशन मान लो फुलफिल हो गया तब वो क्या बन गया, रेसिडेंट। लेकिन अगर मान लो पहला कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ और दूसरा कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। तब वो क्या बन जाता है, नॉन रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है वी विल चेक सेकंड वन। अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर सेकंड वन भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तब हम उसे क्या मानेंगे, एनआरआई मानेंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन है 182 डेज, ये तो मैंने बता दिया। सेकंड कंडीशन क्या है, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, प्रीवियस ईयर अगर हमारा मान लो 2019-20 है तो इसमें कितना दिन होना चाहिए, 60 दिन होना चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट भी होना चाहिए सेटिस्फाइड और सेकेंड हाफ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके सेकेंड कंडीशन फुलफिल होगा, तब जाके दूसरा कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा, याद रखना, ठीक है। इसको मैं ए और बी कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में सेक्शन यही है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। सो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर होना चाहिए एंड 365 डेज इन 4 PPY। 4 PPY मतलब 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे के 4 साल में टोटल कितना होना चाहिए, 365 डेज होना चाहिए। सर दैट मीन्स, समझाइए सर, इलैबोरेट कीजिए। तो देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर मैंने लिखा है ना 2019-20, इसको आप छोड़ दो, इसको स्किप करके इसके पीछे के 4 साल अगर मैं मानूं तो कितना हो जाएगा, 2018-19, 2017-18, 2016-17 और 2015-16, ठीक है। ये 4 साल मीन्स 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, ये चारों साल का टोटल मिला के, ठीक है, टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 365 दिन होने चाहिए। और साथ ही साथ 60 डेज किसमें होना चाहिए, देखो ये चारों साल का टोटल कितना होना चाहिए, 365 डेज, और इसमें कितना होना चाहिए, 60 डेज। ये मैं सेकंड कंडीशन बता रहा हूं, सेकंड कंडीशन, ठीक है। 60 डेज इसमें होना चाहिए प्रीवियस ईयर में और 365 दिन ये 4 साल में होना चाहिए, तब जाके वो स्मॉल बी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। एंड तब जाके वो क्या बनेगा, रेसिडेंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। बेसिक कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा रह लेता है तो दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे की 4 साल, उसमें 365 दिन होने चाहिए, तब जाके सेकंड कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक्सेप्शन फॉर बी कंडीशन, ठीक है। ये जो सेकंड कंडीशन है ना स्मॉल बी का, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। उसके लिए क्या है कंडीशन, उसके लिए एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या एक्सेप्शन है, उसके लिए 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में इलैबोरेशन करता हूँ, ठीक है। ये जो मैं 3 पर्सन के नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी जो मैं 3 पर्सन के नाम लिखने वाला हूँ वो 3 पर्सन के केस में हम सिर्फ पहला कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट वन। दूसरा कंडीशन हम चेक नहीं करने वाले, ठीक है। पहला कंडीशन ही एप्लीकेबल होगा, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए उसे एक्सेप्शन में रखा गया है। एक्सेप्शन फॉर बी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है।
सिर्फ उसके ये 3 केस में से, अगर ये 3 पर्सन है तो ये 3 पर्सन में से सिर्फ पहला कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर उन्होंने पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया तब वो क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। लेकिन अगर वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, दूसरा कंडीशन उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली उन्हें क्या मान लेंगे, नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है सर, वो कौन से पर्सन है 3, वो तो बताइए। पहला पर्सन है एन इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन leaves India for the purpose of employment। अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन इंडिया छोड़कर जा रहा है, लेकिन इंडिया छोड़कर जाने का मेन पर्पस क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, तो हम सिर्फ पहला कंडीशन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ही अप्लाई करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप इसको ध्यान से समझो। अ पर्सन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जा रहा है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जा रहा है तो वो नॉर्मल पर्सन में आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो ऑलरेडी इंडिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और जॉब के सिलसिले में उसे बाहर देश जाना पड़ रहा है, विदेश जाना पड़ रहा है। ठीक है, उसे कहेंगे एन इंडिविजुअल और एनएसएससी लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर वो ढूंढने के लिए जा रहा है तो वो नॉर्मल पर्सन में आ गया, तो उसके लिए दोनों कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो पहला पॉइंट ये है, पहला एक्सेप्शन ये है कि एन इंडियन सिटीजन और ओरिजिन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके लिए हम सिर्फ पहला कंडीशन चेक करेंगे, दूसरा नहीं एप्लीकेबल है। दूसरा पर्सन कौन है सर, ये वापस से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, एन इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे ग्राफ भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप मीन्स आपको पता होगा कुछ ऐसे भी क्रू मेंबर होते हैं जो एक बार शिप पे जाते हैं तो 9-9 महीने तक, 6-6 महीने तक बाहर ही रहते हैं। ठीक है, जहाज पे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, समुद्री एरिया से जाते हैं, समुद्र से इधर से एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां पर ही क्या करते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड टूर पे गए होते हैं। ठीक है, तो वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि गए और फिर अगले दिन वापस आ गए। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर। सो अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जो है, इनके लिए भी सिर्फ पहली कंडीशन एप्लीकेबल होगी, दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो 2 पर्सन मैंने बता दिए। पहले पर्सन कौन है, पर्सन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और तीसरा है एन इंडियन origin comes to India for a visit। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विजिट मतलब कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन है वो विजिट पर्पस के लिए इंडिया में आया है, घूमने फिरने के लिए। तो अगर घूमने फिरने के लिए आया तो क्या हम घूमने, अगर मान लो 182 दिन इंडिया में रहता है तो ही हम क्या करेंगे, उसे रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, अगर मान लो 30-40 दिन के लिए घूमने के लिए आया है, 2 महीने के लिए घूमने के लिए आया है, तो ऐसा नहीं 2 महीने के लिए आया हो, 60 दिन के लिए रह लिया, अब उसे रेसिडेंट बना देंगे और रेसिडेंट बना के टैक्स वसूल करेंगे। नहीं, तो टैक्स यहीं पर दे के जा। ठीक है, तो क्या कोई आएगा घूमने के लिए इंडिया में, ऐसा नहीं है ना, कोई नहीं आएगा इंडिया में घूमने के लिए। सब लोग क्या करेंगे, टूर्स एंड ट्रैवल करना इंडिया में बंद कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ों को क्या रखा है, एक्सेप्शन में रखा है कि अगर यहाँ पे 182 दिन, अब 6 महीने के लिए कोई दूसरे कंट्री में तो जाएगा नहीं ना घूमने के लिए। घूमने के लिए हम कितने महीने जाते हैं, ठीक है, 1 हफ्ता जाते हैं, है ना, 2 दिन, 1 हफ्ता, या फिर 10 दिन, 1 महीने तो ज़्यादा से ज़्यादा चलो 2 महीना। ठीक है, अगर मान लो उसके ऊपर भी घूमने के लिए गया तो आप तो यहीं पे रह रहे हो, आपने तो पूरा एकदम घर बसेरा यहीं पर बना लिया है, तो आपको यहाँ पर ही क्या करना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या है, एन इंडियन ओरिजिन कम टू इंडिया फॉर अ विजिट। ठीक है, तो ये जो 3 पर्सन है वो एक्सेप्शन के केसेस में आते हैं। पहला, इंडिविजुअल who leaves India for the purpose of employment, दूसरा अगर कोई क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, और तीसरा अगर कोई पर्सन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, वो इंडिया में घूमने फिरने के लिए आता है। तो ये 3 पर्सन के लिए हम सेकेंड कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं करेंगे।
सिर्फ पहले कंडीशन के बेसिस पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या बोलता है 182 डेज और मोर। लेकिन इन तीनों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन तीनों को छोड़ के अगर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन रीड करोगे ना रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो सबसे पहले आप यही ढूंढना कि ये तीनों में से कोई पर्सन तो नहीं है। अगर ये तीनों में से कोई वो एसएससी हुआ तो हम सिर्फ पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये तीनों में से वो कोई भी नहीं हुआ तो फिर हम दोनों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहला कंडीशन नहीं हुआ तो हम दूसरा कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना। रेसिडेंशियल स्टेटस के दो टाइप, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बट अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर मान लो कि हमने बेसिक कंडीशन अप्लाई किया एंड बेसिक कंडीशन से हमें पता चला कि वो पर्सन कौन है, रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट पता करने के बाद अब हमें ये भी पता करना है कि वो कौन सा रेसिडेंट है। सर ये क्या बोल रहे हो कि रेसिडेंट पता चल गया तो अब कौन सा रेसिडेंट है? सर रेसिडेंट तो रेसिडेंट होता है ना, कि वो ये इंडिया का रहवासी है। ठीक है, नहीं, गवर्नमेंट ने रेसिडेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, दो पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं R&OR। ठीक है, ध्यान रहे, रेसिडेंट में पहला पार्ट कौन है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली। ये वाला ऑर्डिनरी नहीं है, याद रखना, स्पेलिंग ध्यान में रखो, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे R&OR। और दूसरा रेसिडेंट है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में कहेंगे R बट NOR। ठीक है, मींस रेसिडेंट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, R&OR एंड R बट NOR। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? रेसिडेंट तो हो गया ना पर्सन, तो अब इसमें ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली निकालने का क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट मतलब कि वो पूरा का पूरा बंदा यहीं पर ही रहता है। मतलब ज्यादातर, अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% में से 80% इंडिया में ही रहता है, सिर्फ 20% ही बाहर आता जाता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का मतलब वो कभी कभी इंडिया में भी रहता है और इंडिया के बाहर भी जाता है। ठीक है, और नॉन रेसिडेंट मतलब तो आपको पता ही है, इसके पहले मैंने बताया, वो ज्यादातर वहां पर रहता है बाहर देश में, और इंडिया में कभी कभी आता है। ठीक है, तो उसे हम नॉन रेसिडेंट कहते हैं। तो रेसिडेंट को आपको समझ में आ गया कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सर तो अब क्वेश्चन ये है कि अब हम कैसे पता करें? हमने तो ये तो पता कर लिया कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे बनता है बेसिक कंडीशन से, तो ये दोनों का बाइफर्केशन कैसे होगा बताता हूँ, वेट करो जरा। जैसे हमने ये दोनों को पता किया था बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से, वैसे ही इसके लिए भी कंडीशन है जिसका नाम है एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। अगर एडिशनल कंडीशन में देखो, यहाँ पे बता देता हूं मैं, एडिशनल कंडीशन में दो कंडीशन है, फर्स्ट, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एंड सेकंड। ठीक है, कंडीशन लिखा नहीं मैंने, जस्ट आपको ऊपर से बता रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने बेसिक में देखा होगा तो और लिखा हुआ था। ठीक है, और का मतलब आइदर 1 और 2 है ना, या तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर। लेकिन यहां पर क्या है? एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम उस पर्सन को क्या मानेंगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तब हम उस पर्सन को R&OR मानेंगे।
ठीक है सर, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो सिंपल, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए एडिशनल, तो क्या हुआ, रेसिडेंट तो है ना वो, लेकिन कौन सा रेसिडेंट बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही आर एंड ओ आर। सर अगर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो भी आर बट एन ओ आर बन जाएगा। सर अगर दोनों भी नहीं हुआ तो भी आर बट एन ओ आर। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये है एडिशनल कंडीशन। मैंने जस्ट आपको इसका फॉर्मेट बता दिया, स्ट्रक्चर। अब उसका कंडीशन क्या है एक्चुअल वो बताओ। ठीक है, तो पहला एडिशनल कंडीशन है he should stay in India for 730 days in 7 preceding previous year. ठीक है, 730 days in 7 preceding previous year and 2 years resident out of 10 preceding previous year. ठीक है, ये दोनों एडिशनल कंडीशन है। ध्यान से देखो इसको क्या है, 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले 7 सालों में, पिछले मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसका मतलब अभी जस्ट मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रीवियस ईयर मेरा 19-20 है, तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, इसके पीछे के 7 साल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, है ना, 14-15, 13-14, 12-13, हो गया ना, 3 और 4 7, यस 7 ईयर्स। तो इसको छोड़ के, प्रीवियस ईयर 1920 को छोड़ के उसके पीछे के 7 साल में, ये 7 साल का टोटल मिला के कितना दिन होना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए वो एसएससी। ठीक है, तब जाके ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। एंड उसके साथ साथ एंड 2 इयर्स रेसिडेंट, ठीक है, 2 इयर्स रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है सर, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब यहाँ पे फिर से हम यहाँ से पीछे 10 साल जाना है क्या, नहीं, हम ऑलरेडी 7 साल आ चुके हैं ना, तो 3 साल और आप पीछे चले जाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो 11-12, 10-11 और 9, तो देखो 7 इयर्स तो था ही यहाँ तक, और 3 साल और। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे के 10 साल में, उसके पीछे के 10 साल में कोई भी 2 साल, देखो लिखा है ना 2 इयर्स आउट ऑफ 10, पिछले 10 साल में प्रीवियस ईयर को छोड़ के 2 साल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तब हम क्या मानेंगे कि वो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो जाके अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब उसे क्या माना जाएगा, आर एंड ओ आर। लेकिन अगर सिर्फ पहला कंडीशन सेटिस्फाइड और दूसरा नहीं तो क्या बन जाएगा, वो आर बट एन ओ। सर अगर दोनों भी नहीं तो भी क्या बन जाएगा, आर बट एन ओ। आई बात समझ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। हमने ये दोनों को कैसे आइडेंटिफाई किया, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 से। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो नॉन रेसिडेंट निकलता है तब तो आगे कोई बात ही नहीं है कि नहीं। अगर वो नॉन रेसिडेंट बन जाता है तो ये तो बाइफर्केशन होगा ही नहीं ना, तब हम एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे। क्लियर। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट बनता है तब हमें क्या चेक करना होगा कि वो आर एंड ओ आर है या आर बट एन ओ आर है। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉन रेसिडेंट बन जाने के बाद भी वो एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। अरे भैया ऐसे कैसे होगा, जब वो नॉन रेसिडेंट ही बन गया तो वो रेसिडेंट ऑर्डिनरीली और नॉट ऑर्डिनरीली निकालेंगे कैसे, वो तो था ही नहीं ना इंडिया में। आई बात समझ में। तो अगर वो इफ इन केस ऑफ रेसिडेंट ओनली वी हैव टू एडिशनल फाइंड आउट दैट he or she is a resident and ordinarily resident or he or she is a resident but not ordinarily resident। ठीक है, तो ये दोनों को फाइंड आउट करने के लिए एडिशनल कंडीशन रेफर करना है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। पहला कंडीशन 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पीछे के 7 साल में कितने दिन होने चाहिए, 730 दिन होना चाहिए। अच्छा सर एक डाउट है, क्या ये 730 दिन कंटिन्यू होना चाहिए? नहीं, यही तो इसमें एक एडवांटेज है कि वो 730 दिन कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। वो आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, अगर ये 7 साल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पीरियड से लेकर के 12-13 से लेकर 18-19 तक, ये पीरियड में आप कभी भी आ रहे हो और कभी भी जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो आ रहे जा रहे हो,
ठीक है। तो टोटल मिला के द एग्रीगेट शुड बी 730 डेज और मोर। तो हम पहला कंडीशन सेटिस्फाई मानेंगे। एंड और दूसरा कंडीशन 2 years रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के इसको छोड़ दो और पीछे के 10 साल में क्या होने चाहिए, 2 साल रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है सर, रेसिडेंट कैसे होते हैं वो तो आपको बेसिक कंडीशन पता है ना। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन हम पता करेंगे और फिर 2 years निकालेंगे। या तो मोस्टली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में क्या होता है, दिया होता है कि इस ईयर में मान लो 170 दिन थे, इस ईयर में 150 दिन थे, इस ईयर में 300 दिन थे, इस ईयर में 200 दिन थे, ठीक है, इस ईयर में 100 दिन थे। ऐसे ही करके आपको आगे भी दिया है। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि 2 years रेसिडेंट है 10 years में, तो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, देखो 170 दिन, इसमें तो नहीं हुआ क्योंकि 182 डेज होना चाहिए मिनिमम, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें 300, यस 182 डेज से ज्यादा है ना, तो 300 डेज ये तो हो गया 1 साल। 200 देखो ये भी हो गया है ना, 200 भी तो 182 दिन से ज्यादा है ना, 100 नहीं है। तो देखो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 हमें मिल गया तो बस हमें तो 2 साल ही चाहिए ना। 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 10 साल में से 2 साल ही और शी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, तो हम एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हुआ तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।